शून्य की खोज आर्यभट्ट ने या किसी अज्ञात भारतीय ने की, ये तो आप सब जानते हैं। मगर आर्यभट्ट तो 5वीं शताब्दी में आए थे ना, तो फिर त्रेता युग में कैसे पता चला कि रावण के 10 सिर थे? और द्वापर युग में हुए महाभारत में कैसे पता चला कि कौरव 100 भाई थे? क्यों, है ना दिमाग घुमा देने वाली बात। लेकिन भले ही ये बात अभी आपको ज्यादा हैरान कर देने वाली ना लग रही हो, मगर सोचने वाली बात तो जरूर है कि आखिर जीरो से पहले की दुनिया कैसी थी, क्योंकि बिना जीरो के तो काउंटिंग इम्पॉसिबल लगती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जीरो से पहले काउंटिंग नहीं होती थी, लेकिन सवाल तो ये है कि वो काउंटिंग आखिर होती कैसे थी। चलिए डिटेल्स में जानते हैं। शून्य की खोज 5वीं सदी में हुई, मगर जब तक शून्य की खोज नहीं हुई थी तब तक क्या काउंटिंग नहीं होती थी? कई लोग सोचते हैं कि शून्य से पहले गिनती नहीं होती थी, लेकिन हकीकत में गिनती तो होती थी, बस वो बेहद जटिल हुआ करती थी। इसका अंदाजा आप बेबीलोनिया की स्क्रिप्ट से लगा सकते हैं। बेबीलोन वासी भी गणना किया करते थे। अगर उन्हें 3672 लिखना होता था तो 1000 के 3 चिन्ह लगाने पड़ते थे, यानी 3000। इसके बाद 100 के 6 चिन्ह यानी 600, फिर 10 के 7 चिन्ह यानी 70 और आखिर में 1 के 2 चिन्ह यानी 2। इस तरह से वो 3672 को 17 अलग अलग चिन्हों में शो करते थे। मगर यही वजह थी कि मैथमेटिक्स बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनी हुई थी। इसलिए सवाल उठता है कि इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के साथ में लाखों करोड़ों की घटनाओं का हिसाब आखिर कैसे रखा जाता था? यकीन मानिए, शून्य की खोज से पहले का हिसाब किताब बहुत ही ज्यादा थकाऊ और बोरिंग हुआ करता था। सवाल ये उठता है कि जब शून्य की खोज से पहले भी काउंटिंग हो रही थी तो शून्य की जरूरत ही क्यों पड़ी, और जीरो ही क्यों? जीरो का मतलब क्या था? पहले बात करते हैं आदिमानव की। क्या आदिमानव गणना किया करते थे? सवाल यह है कि गुफा मानव को गणना करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? दरअसल आदिमानव भी समूह में रहते थे और ग्रुप में शिकार करते थे, लेकिन जब ग्रुप बड़े होने लगे तो उनकी गिनती करने की आवश्यकता महसूस होने लगी। मगर गणना का कोई तरीका था नहीं, तो गणना की शुरुआत हुई तिरछी लाइनों को बनाकर। जैसे ही कबीले में किसी नए बच्चे का जन्म होता था तो एक और लाइन पत्थर पर बना दी जाती थी। इसके बाद एक जगह सारी लाइंस ऐड कर दी जाती थी, जिससे पता चल जाता था कि ग्रुप में कितने लोग हैं। इसके अलावा कितने प्राणियों का शिकार किया गया और किसने किया, इसकी गणना के लिए भी वो हड्डियों पर लाइंस बनाया करते थे। यही नहीं, इनफैक्ट वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है कि अब तक कितनी पूर्णिमा हुई, कितनी अमावस्या हुई और कितनी बारिश हुई, इन सभी की गणना भी वो अलग अलग वस्तुओं पर तिरछी रेखाएं बनाकर किया करते थे। ऐसी बेसिक घटनाओं के जरिए ही प्रिमिटिव मैन अपने एक्सपीरियंस से समझ गए थे कि फूड शॉर्टेज होने पर जनजातियां दूसरी जगह स्थानांतरित कर दी जाती हैं। आप सोच रहे होंगे कि चलो शिकार और इंसानों की संख्या की गणना तो मान लेते हैं, लेकिन वो पूर्णिमा और अमावस्या की गणना क्यों किया करते थे? तो इसका जवाब है, इंसान जब एक जगह रहता है तो वहाँ का भोजन पानी धीरे धीरे खत्म होने लगता है, इसलिए उन्हें वहाँ से स्थानांतरण करना पड़ता था। पूर्णिमा और अमावस्या को आधार बनाकर आदिवासी जगह बदलते थे। वो पहले ही अंदाजा लगा लेते थे कि अब 10 या 20 अमावस्या या पूर्णिमा बीत चुकी हैं, तो अब उन्हें दूसरी जगह जाना होगा। इसी तरह समय बीतता गया और धीरे धीरे इंसान विकसित हो गया। आज से लगभग 40,000 साल पहले इंसान धरती के लगभग हर कोने तक पहुंच गया था और उन्होंने खेती बाड़ी शुरू कर दी थी। खेती बाड़ी की वजह से नोमैडिक लाइफ खत्म हो गई। लोगों ने लंबे समय तक एक जगह रहना शुरू कर दिया और वहीं पर उन्होंने अपने घर और कबीले बसाए। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी, कबीले विकसित होते गए, साथ ही खेती के टूल्स, यूटेंसिल्स एंड एनिमल्स की भी गिनती जरूरी बन गई थी, क्योंकि अब वो इतनी जटिल गणनाएं आड़ी तिरछी लाइनों के जरिए याद नहीं रख सकते थे। इसलिए उन्हें सटीक गिनती करना जरूरी हो गया और इसकी शुरुआत हुई थी अफ्रीका के स्वाजीलैंड में। दरअसल अफ्रीका के स्वाजीलैंड में लगभग 22,000 साल पुरानी एक हड्डी मिली थी, जिसका नाम लेबोम्बो बोन रखा गया है। अगर इस हड्डी की बात करें तो ये ह्यूमन कैलकुलेशन मेथड का अब तक का सबसे पुराना सबूत माना जाता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस हड्डी के ऊपर बहुत ही बारीकी से हॉरिजॉन्टल लाइनें बनाई गई थी।
ऐसा माना जाता है कि ये किसी शिकारी गुफा मानव ने अपने अनुभव के आधार पर बनाई थी, ताकि ये हिसाब रखा जा सके कि किसने कितना शिकार किया है। ये बहुत ही पुरानी, बेसिक और ओल्ड गणना है। ऐसी गणनाओं में सबसे बड़ी समस्या ये होती थी कि जब भी 100 या 150 की संख्या हो जाती थी तो इन लाइनों को लिखना और बनाना दोनों बहुत मुश्किल हो जाता था। शायद यही वजह है कि 23,000 से 30,000 साल पहले किसी ने एक नया रास्ता खोज निकाला था। दरअसल ये बात है लगभग 30,000 साल पहले की, जब आज के चेक गणराज्य में 30,000 साल पुरानी हड्डियों पर बनाए गए लगभग 55 निशान मिले हैं। इसमें पहली 4 सीधी रेखाएं हैं, फिर 5वां तिरछा निशान और उसके बाद फिर से 4 सीधी रेखाएं और 5वां तिरछा। ऐसे ही कुल 30 और 25 इस तरह कुल 55 निशान बनाए गए हैं। ये सभी अंक 5 के कोएफिशिएंट में हैं। इसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि शायद हाथ की 5 उंगलियों को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पर इस तरह की गणना के संकेत मिले हैं। इनफैक्ट चेक गणराज्य और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में भी हड्डियों पर गणना के संकेत मिलते हैं, जिनकी एज अप्रॉक्स 20,000 वर्षों तक पुरानी मानी गई है। उत्तराखंड में भी एक हड्डी मिली है जिसमें 5-5 के स्लॉट में अलग अलग ढांचे बनाए गए हैं। इसमें 4 सीधी रेखाएं, फिर 5वीं एक तिरछी रेखा होती थी। इस तरह से 5-5 के आंकड़ों के आधार पर गणना बहुत आसान हो जाती थी, क्योंकि अब इस गणना को किसी अधूरी या अनगिनत लाइन से नहीं बल्कि समूहों में समझा जा सकता था। लेकिन संख्याओं को लिखने का सबसे पहला प्रमाण लगभग 4,000 से 5,000 साल पहले का दर्ज हुआ है। अगर प्राचीन बेबीलोनियाई अंकीय गणना की बात की जाए तो वहां पर अगर 2,58,457 लिखना हो तो वहां के लोग 2 लाख के लिए 2 बड़े निशान, 58,000 के लिए अलग चिन्ह और 457 के लिए एक अलग चिन्ह बनाया करते थे। दरअसल 2,58,000 और 457 को अलग अलग इसलिए लिखा जाता था क्योंकि उस समय शून्य का आविष्कार नहीं हुआ था। शून्य का आविष्कार न होने की वजह से बेबीलोन वासियों ने अपने अंकों को समझने के लिए एक नया तरीका अपनाया था। प्राचीन भाषाओं में संख्याओं के अलग अलग चिन्ह बनाए गए थे और वो कोणीय रूपों यानी यूनिफॉर्म में ही लिखा करते थे। जैसे कि हमने अभी बताया, अगर किसी बेबीलोन वासी को 3,672 लिखना हो तो उसे 1000 के 3 चिन्ह, फिर 600 के 6 चिन्ह, उसके बाद 70 के लिए 7 चिन्ह और आखिर में 2 के लिए 2 चिन्ह लगाने होते थे। हालांकि संख्यात्मक गणना में कहीं पर भी 0 नजर नहीं आता था। वहीं अगर 4,000 से 5,000 साल पहले के भारत की बात की जाए तो उस समय 2 तरीके से गिनती की जाती थी। एक थी शाब्दिक और दूसरी थी संख्यात्मक यानी आंकड़ों के आधार पर। जैसे कि 999 आज की हिंदी गणना के आधार पर ऐसे ही लिखा जाता था, मगर शाब्दिक में लिखा जाता था नव नवति नव। इनफैक्ट प्राचीन ग्रंथों में तो ज्ञान की संज्ञा को संख्या के रूप में वर्णित किया जाता था, जैसे कि 10 सहस्त्र, बुद्ध, लक्ष्य, शंख, निखर्व, पदम, महापदम, शंखु, जलधि एटसेट्रा। वैसे तो भारत में सब कुछ सही था, लेकिन समस्या ये थी कि जब भी न्यूमेरिकली एनर्जीज की गणना की जाती थी तब शून्य का आविष्कार नहीं हुआ था। इसलिए शून्य का प्रयोग न करते हुए उस समय अंकों को नए नाम और सिंबल के रूप में पेश किया जाता था। जैसे कि संस्कृत में 10 को दश, 20 को विंशति कहा जाता है, जबकि रोमन में 10 को x, 50 को l, 100 को c और 1000 को m लिखा जाता था। वहीं अगर ग्रीक की बात की जाए तो 10 को आयोटा, 20 को कप्पा और 30 को लैम्डा के रूप में लिखा जाता था। मगर ऐसा लिखने की वजह से बहुत सारी संख्याएं बहुत बड़ी हो जाती थी। अलग अलग संख्याओं को अलग अलग नाम से याद रखना भी मुश्किल हो जाता था। अगर यूरोप की बात करें तो उस समय रोमन साम्राज्य था। वहां अगर किसी को 8,732 लिखना होता था तो इसके लिए वो लिखते थे MMMDCCXXXII। तो आप खुद ही सोचिए, इतनी डिटेल में तरीकों को याद रखना कितना मुश्किल हो जाता होगा। साथ ही भारतीय उस वक्त अंकों को लिखने के लिए 9 अंकों को जानते थे, इसलिए 1 से 9 अंकों से ही सारी कैलकुलेशंस करनी होती थी। और ये केवल भारत की समस्या नहीं थी, क्योंकि शून्य के आविष्कार से पहले ये समस्या दुनिया के हर कोने, हर कल्चर और हर सभ्यता में थी। हालांकि उस वक्त भी बड़ी बड़ी गणनाएं होती थी, उन्हें किसी भी तरीके से कर लिया जाता था।
लेकिन जब डिवीजन, मल्टीप्लाई, साइन थीटा या कॉस थीटा जैसी गणनाएं करनी होती थी तब गणना बहुत कठिन हो जाती थी। इसी वजह से उस समय दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी कोई बड़ा मैथमेटिकल इन्वेंशंस नहीं हो पाया। मगर फिर आया साल 476 ईस्वी, जब जन्म लिया आर्यभट्ट ने, और यही वो समय था जब गणित की दुनिया ही बदल गई। मैथमेटिक्स ने बहुत बड़ी करवट ली। आर्यभट्ट ने कहा कि कई सारे नंबरों का उपयोग करने के बजाय हम शून्य की सहायता से सिर्फ एक शून्य के जरिए ही बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं शॉर्ट में लिख सकते हैं। आर्यभट्ट की मुख्य खोज केवल गणना सॉल्व करना नहीं था, बल्कि शून्य पर आधारित दशमलव पद्धति थी, जो उस समय शून्य प्रणाली से भी कहीं ज्यादा एडवांस थी। इसके बाद आर्यभट्ट के जन्म के बाद जन्म हुआ ब्रह्मगुप्त का। ब्रह्मगुप्त ने लोगों को मैथमेटिक्स की डीप कैलकुलेशन सिखा डाली। दरअसल शून्य को असल में गणित में परिभाषित करना आर्यभट्ट ने नहीं बल्कि ब्रह्मगुप्त ने किया। उन्होंने ही बताया कि 1 - 0 = 1 होता है, और अगर किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 0 में मिल जाएगा। ब्रह्मगुप्त के बाद लगभग 100 साल बाद जन्म हुआ भारत के एक और महान गणितज्ञ भास्कराचार्य का। भास्कराचार्य ने शून्य के संबंध में अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम आज जानते हैं, 1/0 = इन्फिनिटी। तो देखा आपने, जब शून्य ही नहीं था तब कैसी थी गणना, और जब शून्य आया तो कैसी पूरी दुनिया का गणित ही बदल गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी शून्य के आविष्कार की। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।